हेलो एवरीवन। हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई एक मीटिंग में हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसका ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है। तो वेलकम टू आवर चैनल द लर्नर्स हब। आई एम मोनाली एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन डिटेल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो शब्द है यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो गाइस, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मेंशन्ड है। एंड ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दीज आर नॉट जस्टिशिएबल, दैट मीन्स दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कि चाहे तो सरकार इन्हें मान सकती है या चाहे तो नहीं भी मान सकती है। मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के ऊपर बाध्य नहीं है। तो गाइस, आर्टिकल 44 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन है, और क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल है, दैट इज वाई अभी तक किसी भी सरकार ने इसे पूरे देश में लागू नहीं किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस शब्द से समझ में आ रहा है कि जो भी सिविल मैटर्स हैं, जिन्हें हम पर्सनल मैटर्स भी कहते हैं, जो भी सिविल मैटर्स हैं उन पर एक समान कोड ऑफ कंडक्ट बना देना, या उनके लिए एक ऐसे सेट ऑफ लॉज बनाना जो कि पूरे देश में समान रूप से लागू होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर एटसेट्रा। दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी अ कॉमन सेट ऑफ लॉज जो कि पूरे देश में समान रूप से सभी धर्मों पर लागू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिविल मैटर्स या पर्सनल मैटर्स में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब जैसे डिवोर्स के बाद एलिमनी अमाउंट मांगा जाता है या मेंटेनेंस चार्जेस मांगे जाते हैं। इसके अलावा इनहेरिटेंस और सक्सेशन। इसका मतलब गाइज ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी विल नहीं बनी हुई है, दैट मीन्स कि उसकी डेथ के बाद उसके बेटों और बेटियों में किस प्रकार से उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। सो ये सारे जो मैटर्स होते हैं वो इनहेरिटेंस या सक्सेशन के मैटर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो मैटर्स हैं, शादी, विवाह, ठीक है, चाइल्ड्स अडॉप्शन, मेंटेनेंस, एलिमनी अमाउंट, इनहेरिटेंस, ये सभी मैटर्स सिविल मैटर्स कहलाते हैं। और इन सिविल मैटर्स के लिए अभी प्रेजेंट में अलग अलग धर्मों के लिए देश में अलग अलग कानून बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हिंदू कम्युनिटी है उसके अलग कानून है, मुस्लिम कम्युनिटी के अलग हैं, पारसी कम्युनिटी के अलग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलग हैं। तो ये सभी जो कम्युनिटीज हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग सिविल मैटर्स को गवर्न करती हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्टेंस में आता है, अगर पूरी कंट्री में, पूरे भारत में अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि इन सभी धर्मों के जो अपने अपने लॉज बने हुए हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और एक कोड ऑफ कंडक्ट या एक जो सेट ऑफ लॉज है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो अभी हम ये देखते हैं कि अभी जो अलग अलग कम्युनिटीज के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं वो किस प्रकार से बने हुए हैं। तो गाइस, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि जैसे अगर हिंदूज का पर्सनल लॉ है तो वो उनके खुद के धर्म ग्रंथों से ही इंस्पायर्ड हुआ होगा। तो हिंदू पर्सनल लॉ की अगर हम बात करें तो ये वेदास, उपनिषद्स जैसे ग्रंथों से इंस्पायर्ड है। और इसके अलावा क्योंकि हिंदू जो कम्युनिटी है वो काफी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, तो इनके पर्सनल लॉ में जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड जैसे जो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बना हुआ है वो अपने धर्म ग्रंथों से इंस्पायर्ड है। तो ये कुरान से इंस्पायर्ड है, सुन्ना, कियास और इनके जो भी अपने रिलीजियस बुक्स होती हैं ये इनके आधार पर ये बने हुए हैं। इसके अलावा जो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है वो बाइबल और उनके खुद के क्रिश्चियन ट्रेडिशंस पर आधारित है।
इसी प्रकार से हमारे देश में एक और कम्युनिटी है जिनको हम पारसी कम्युनिटी बोलते हैं। तो पारसी कम्युनिटी के भी जो सिविल मैटर्स हैं वो उनके खुद के पारसी लॉज द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे देश में यूसीसी का कंसेप्ट लागू नहीं है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लिए, अलग अलग जातियों के लिए देश में अलग अलग कानून हैं जो कि उनके खुद के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से ही इंस्पायर्ड हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्टेंस में आ जाता है या यूसीसी लागू हो जाता है तो कौन कौन से कोडिफाइड लॉज एनल हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से कोडिफाइड लॉज खत्म किए जा सकते हैं या कौन कौन से कोडिफाइड लॉज में मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के अपने अलग अलग लॉज हैं, तो उन सभी लॉज में या तो मॉडिफिकेशन किया जाएगा या तो वे पूरे तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉज अभी एग्जिस्टेंस में हैं। अगर हम हिंदू कम्युनिटी के मैरिजेस की बात करें या डिवोर्स की बात करें तो ये गवर्न होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1959 के तहत। इसमें हिंदू कम्युनिटीज़ और उसके साथ साथ वाली जो एसोसिएटिंग कम्युनिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बुद्धिस्ट की बात करें या जैन्स की बात करें, तो ये सब भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही गवर्न किए जाते हैं। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, अगेन अगर मुस्लिम कम्युनिटी के डिवोर्स की बात है तो वो 1939 के इस एक्ट के तहत गवर्न की जाएगी। नेक्स्ट क्रिश्चियन डिवोर्स एक्ट, अगेन अगर क्रिश्चियंस की मैरिजेस या डिवोर्स की कुछ केसेस हैं तो वो इस 1869 के एक्ट के तहत मानी जाती हैं। इसके अलावा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एंड लास्ट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट में कौन कौन सी मैरिजेस गवर्न की जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं या इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे या इस प्रकार के मैरिजेस और डिवोर्सेस की जो भी केसेस होंगे वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं। नाउ फ्रॉम अ जुडिशियल पर्सपेक्टिव, the Supreme Court has emphasized the need of UCC in several cases, starting from Shah Bano Begum case to the Shaira Bano case. Guys, from time to time Supreme Court ने बार बार कहा है कि now the time has come कि हमारे देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। सबसे पहले स्ट्रांगली जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया था वो शाहबानो केस में किया था। शाहबानो केस 1985 का है। इसमें हुआ ये था कि एक 73 इयर्स ओल्ड लेडी शाहबानो नाम की, जिन्हें उनके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक के थ्रू डाइवोर्स दे दिया था। अब शाहबानो की उनके हस्बैंड से ये डिमांड थी कि उनको डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस अमाउंट चाहिए होगा। लेकिन बेसिकली हुआ क्या, हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और हस्बैंड ने ये बोला कि उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उनको डाइवोर्स के बाद उनकी वाइफ को मेंटेनेंस चार्जेस देना कंपलसरी नहीं है। गाइस, जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल एक चीज़ लिखी हुई है कि डाइवोर्स के 90 दिन के बाद, डाइवोर्स के 90 दिन होने तक इसको इद्दत पीरियड कहा जाता है। तो डाइवोर्स के 90 डेज बाद तक केवल जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस चार्जेस देने के लिए बाध्य होता है। उसके बाद ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो बेसिकली शाहबानो केस में इसलिए इस क्लॉज को रखते हुए हस्बैंड ने अपील किया था। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा इंडियन क्रिमिनल कोड है जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से फेमस है, इसके सेक्शन 125 के तहत ये फैसला सुनाया कि जो हस्बैंड है उनको शाहबानो को मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ेंगे। सो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हमारे सुप्रीम कोर्ट और अदर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के सामने कई बार अराइज होती है, जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉ और हमारे इंडिया के जो अदर लॉज बने हुए हैं उनके बीच सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को एक चीज़ में से चूज करना पड़ता है। इसके अलावा रिसेंटली 2017 का जो शायरा बानो केस है, शायरा बानो केस इज बेटर नोन एज द ट्रिपल तलाक केस इन इंडिया। इसमें भी हुआ ये था कि ट्रिपल तलाक जो था वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग लीगल है, मुस्लिम लॉ
के अकॉर्डिंग ये जायज़ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले के ऊपर और ये जो ट्रेडिशन था ट्रिपल तलाक का, इस पर सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। इसके अलावा टाइम टू टाइम काफ़ी केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अगेन एंड अगेन ये बात कही है कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि यूसीसी को इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि गोवा जो है, इट हैज़ बीन ऑलवेज अ शाइनिंग एग्जाम्पल इन द एरेना ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एज वी ऑल नो कि पूरे इंडिया में एकमात्र स्टेट गोवा ही है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। बेसिकली 1961 में गोवा जो था वो पोर्चुगीज रूल से फ्री हुआ था, तो 1961 तक गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड लागू था और उसके बाद ये अनचेंज्ड रहा। प्रेजेंट सिनेरियो में भी वहां पर पोर्चुगीज सिविल कोड ही लागू है। तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब भी पूरे इंडिया में यूसीसी को लागू किया जाए तो एक बार गोवा को शाइनिंग एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा देखा जाना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर अ यूसीसी इन इंडिया। सबसे पहले तो अगर एक समान सिविल लॉ पूरे देश में लागू किया जाएगा तो हमारी जो कंट्री है वो यूनिफाई होगी, इंटीग्रेट होगी। सो फर्स्ट बेनिफिट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री। सेकेंड, इट हैज बीन एविडेंट थ्रू द केसेस डिस्कस्ड अबव। थर्ड, इट सपोर्ट्स सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के मुताबिक हमेशा स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होता है। रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस स्टेट के मैटर्स में नहीं होता। तो डेफिनेट सी बात है, अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सेक्युलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। नेक्स्ट, पर्सनल लॉज आर अ लूप होल। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीगैमी इज परमिटेड अंडर मुस्लिम लॉ। एज वी ऑल नो कि अलग अलग पर्सनल लॉज में अलग अलग लूप होल्स हमें हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली ये जो लूप होल्स होते हैं ये वुमेन के एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम पर्सनल लॉ में ट्रिपल तलाक जो था वो वैलिड था, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़ा ऑर्डर पास करना पड़ा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए। उसी प्रकार से प्रेजेंट में भी अभी जो मुस्लिम लॉ या जो शरीयत लॉ एग्जिस्टेंस में है उसमें पॉलीगैमी को परमिट किया गया है। पॉलीगैमी मीन्स वन हस्बैंड एंड मल्टीपल वाइफ्स। ये जो कॉन्सेप्ट है पॉलीगैमी का ये अभी भी शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग लीगल है। तो इस टाइप के जो लॉज होते हैं वो हमेशा वुमेन्स के लिए एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के रहते हैं। तो हमारे देश में यूसीसी की इसलिए भी ज़रूरत है कि इस प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हमारे देश से रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट विल बी मोर राइट्स टू द वुमेन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। Sign of a modern progressive nation. What are the challenges associated with UCC? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे देश की वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। वो ना केवल कल्चरल या रिलीजियस डाइवर्सिटी है बल्कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो इतने सारे धर्मों के बीच एक पर्टिकुलर समान कोड को लागू करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी कारण से अभी तक भी हमारे देश में यूसीसी को लागू नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन पर्सनल लॉज एंड ऑब्जेक्शंस देयरिन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुआ। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही है और उन्होंने ये कमेंट किया कि बहुत जल्द ही उत्तराखंड में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। गाइस, इसी के रिस्पॉन्स में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को क्लियर कट तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक बता दिया। तो ये हाल ही में हुई घटना से हमको पता चलता है कि जो अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं वो हमेशा ही यूसीसी के अगेंस्ट रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमेशा उभर कर आती है। Next is freedom of right to religion gets into conflict. Articles 25 to 28 of Indian Constitution. हमारे ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स को दिए गए हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है दैट इज फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजन। तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं और जो रिलीजियस बॉडीज हैं उनका ये कहना है कि अगर यूसीसी एग्जिस्टेंस में आता है तो ये जो फंडामेंटल राइट हमें
धर्म की स्वतंत्रता का मिला हुआ है, ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा यूसीसी से, क्योंकि बनी बात है अगर एक कोड पूरे इंडिया में लागू होता है तो अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल कोड्स चल रहे हैं ये पूरे तरीके से समाप्त कर दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये जो फंडामेंटल राइट है इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में। इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्मिटी the minorities fears that the culture of the majority is being imposed over them. So challenges are all clear. Now let us see what are the suggestions or the way forward. The greatest method to change people's habits and customs is to do so gradually. Instead of creating a single civil code that covers all aspects of family law, it would be preferable to create piecemeal standard laws in specific areas such as adoption, maintenance, divorce, marriage, inheritance, etc. So it's very simple कि एक साथ सिविल मैटर्स के सभी एरियाज पर एक कोड लागू करने से बेटर है कि इसे छोटे छोटे पीसेस में या छोटे छोटे स्टेजेस में धीरे धीरे ग्रेजुअली लाया जाए ताकि एक बार में बहुत बड़ा विरोध का सामना नहीं करना पड़े। सो आई होप यूसीसी का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच।